नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका रोबो स्टडी में स्वागत है। आज हम ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा लास्ट होगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का वीडियो। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सो एक बार से थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने बेसिकली लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा कि मोशन क्या है, मोशन क्यों होता है। देन हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देन हमने इनर्शिया के बारे में पढ़ा। नाउ न्यूटन साहब ने एक और लॉ दिया था, उसको सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन भी बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो हम दोनों लॉस पढ़ेंगे आज। इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ फिजिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। सो मोशन इज द कॉज ऑफ फोर्स। हमने बोला जो मोशन है, मोशन इज कॉज ऑफ फोर्स। मोशन जो हो रहा है फोर्स के कारण हो रहा है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। और ये हमने देखा इनर्शिया में। ओके, कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, खास करके एंड दीज आर द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द रेस्ट और रिमेन इन द मोशन अनलेस एंड द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो ये चीज छोटे छोटे पॉइंट है, आप याद रखिएगा, है ना। और वैसे मैं ऑब्जेक्टिव जब कराऊंगा तो इसको मैं आपको इस पे क्वेश्चन ही करवा दूंगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। लेकिन ये जो मोमेंटम है, जो मोशन तो हो गया, मोशन इज द कॉज ऑफ फोर्स। बट जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ मोशन की जो अगर हम बात करें, इम्पैक्ट ऑफ मोशन, मोशन का इम्पैक्ट को हम कैसे बेसिकली मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी गाड़ी है। ओके, एक छोटी सी गाड़ी है, मान लीजिए। हाँ, उसको एक बड़ा सा बस मान लीजिए धक्का मारता है, तब किसमें चोट लगेगा ज्यादा, किसको ज्यादा नुकसान होगा? ऑफ कोर्स कार को नुकसान होगा। इवन तो अगर कार बस को हिट करेगा तो कार को नुकसान होगा। सो जो फोर्स है, जो मोशन हुआ, जो नुकसान हुआ, जो फोर्स है, वो फोर्स, जो इम्पैक्ट ऑफ मोशन है फोर्स के कारण, उसको हम कैसे मेजर करते हैं? तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को हम मेजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। सो लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम is equal to is a product of mass of body into velocity of the body। अगर मोमेंटम को हम p बोले, स्मॉल p बोलते हैं, और मास इज m ऑफ द बॉडी एंड देन वेलोसिटी इज v ऑफ द बॉडी, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अगर मान लीजिए आपको मोमेंटम निकालने दिया है एग्जाम में, मास और वेलोसिटी अगर दिया है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली मोमेंटम क्या है। तो देखिए, मान लीजिए एक बस है, ठीक है, जिसका वजन है 3000 किलोग्राम और इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। और एक कार है, छोटी सी कार है, जिसका वजन है मान लीजिए 1200 किलोग्राम, और इसका वजन है, इसका स्पीड है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। सो इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू वी इज इक्वल टू 33,000 इंटू 10 हो गया 30,000। ओके, है ना, केजी मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट है। और ये हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल टू 1200 इंटू 20, दैट इज 24, 3 बार 0। तो आप देखिए, ये बस कम स्पीड से चला, ये इसके
कंपैरिजन में जो कार की स्पीड डबल थी, बट स्टिल इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम कार का है 24,000 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपने देखा कि मास का कितना बड़ा रोल है, यानी जो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो अगर कम स्पीड से भी चलता है तो उसका जो मोशन का, जो उसका फोर्स का जो इंपैक्ट होगा वो ज्यादा होगा। तो ये सवाल घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं कि किस में फोर्स का इंपैक्ट ज्यादा होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको ध्यान रखना है मास एंड वेलोसिटी। ओके, सो ये हो गई। और जो जैसे कि हमने ऑलरेडी थोड़ा न्यूमेरिकल में आपको दिखाया, अब चूंकि ये में इस डायरेक्शन की बात होती है, चूंकि वेलोसिटी है, जहां भी वेलोसिटी शब्द आ जाए आंख मूंद करके वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ओके, और इसकी एसआई यूनिट होगी केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी बोले, मास की हो गई केजी और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई केजी मीटर पर सेकेंड। फाइन। अब मोमेंटम के बाद हम आते हैं दूसरे टॉपिक में, जिसको हम बोलते हैं, हमने जैसे बोला था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है तो इसका बहुत सारा डेरिवेशन वगैरह है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके एग्जाम आ रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप इतना ही जान लीजिए कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जैसे अभी अभी हमने देखा लीनियर मोमेंटम में कि बस बड़ा है ना, तो ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था, ठीक है, कंपेयर टू द कार। तो बोला, इसीलिए बोलता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, जो मोमेंटम का रेट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितना फोर्स अप्लाइड किया। ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टेक्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स के डायरेक्शन में ही काम करता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में काम करता है। ओके, है ना? फिर से एक बार बोल दूं कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है बॉडी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी में अप्लाई किया जा रहा है, और दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इतना आप ये चीज जरूर याद कीजिए, मैं इसको फिर से अंडरलाइन कर देता हूं आपको समझने के लिए, कि जो कहते हैं रेट ऑफ इज लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और x घटेगा, अगर x घटेगा तो y भी घटेगा। तो जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही मोमेंटम, मान लीजिए x फोर्स है और y मोमेंटम है, तो जितना ज्यादा फोर्स होगा मोमेंटम उतना ज्यादा होगा। ओके, तो मोमेंटम जितना ज्यादा होगा लगा है, इसका मतलब फोर्स ज्यादा लगा, और ये हमेशा फोर्स के डायरेक्शन में काम करता है। ये दो तीन चीज आप इसका अगर कुछ एग्जाम्पल बोले तो आप देखिए हमारे जीवन में, डेली लाइफ में क्या होता है। हमारे डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो कैचिंग ऑफ ए बॉल, देखिए जब ये बॉल को कैच करता है ये फील्डर, तो हाथ पीछे की ओर ले जाता है। ओके, इसलिए लेके आता है क्योंकि बॉल एक अपनी गति से रहे, इसका अपना एक इसका मोमेंटम है, इसका विच इज मास एंड वेलोसिटी। नाउ इसको कम करने के लिए वो हाथ पीछे की ओर लेके जाता है, ठीक है, फाइन। उसी तरीके से अगर वो हाथ पीछे लेके नहीं आएगा तो उसको हाथ में चोट लग जाएगा। ओके, उसी तरीके से कार का सीट का बेल्ट एंड हाई जंप, दूसरे सारे एग्जाम्पल है। यूज ऑफ सीट बेल्ट इन कार, तो जैसे कार में हम सीट बेल्ट डालते हैं, तो ये सारे लॉज आपस में रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है,
कि जैसे ब्रेक लगे तो हम आगे की ओर जाएंगे, आगे की ओर जाएंगे तो हम बेसिकली क्या होगा कि हम थोड़ा से मतलब उस मोमेंटम को कम करने के लिए बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट हमें रुकावट प्रदान करता है एंड वो हमें इंजरी से प्रिवेंट करता है। ओके, ठीक है। सो ये 3 एग्जांपल है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, हाई जंप जो करता है, जहाज जंप करने के पहले पहले तो आप देखिए इवन क्रिकेट बॉल भी जब दूर से बॉलिंग करने आता है थोड़ा से भागता है, अपनी बॉडी में एक मोशन देता है, ताकि जब अगर वो हाथ पे बॉल रख के एक फास्ट बॉलर, आप देखो वो फास्ट बॉलर स्पिनर बॉलर दोनों की जो बेसिकली एक्शन ऑफ बॉलिंग है इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? फास्ट बॉलर को गति चाहिए बॉल पे, तो उस गति लाने के लिए उस बॉल को लेके काफी तेज भागता है, दौड़ता है, और दौड़ते दौड़ते वो क्या करता है, वो बॉल पे भी गति आता है और फिर उसको डिलीवर करता है। तो आप देखोगे कितने तेज से वो मतलब बॉल फेंकता है। नाउ मैथमेटिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड मास का प्रोडक्ट होता है। और बस आप इतने ही जानिए कि जो फोर्स होगा, जो फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ जो फोर्स होता है एक्टिंग ऑन इस प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, इस ये दिस इज द मेजर ऑफ फोर्स, दिस इज द मेजर। तो फोर्स को हम कैसे मेजर करते हैं? फोर्स को हम मेजर करते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन से। अब चूंकि एक्सेलरेशन है and acceleration is a vector quantity, so the force is also a vector quantity. ओके, और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है किसके डायरेक्शन के बराबर होता है? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट, सो डायरेक्शन विल बी, फोर्स विल बी in the direction of the velocity, in the direction of the acceleration, in the direction of the motion, in the direction of none of this. तो आपको आंख बंद करके मारना है ठीक एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ओके, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट न्यूटन होती है। ओके, और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 1 इंटू 1 इज 1 kg मीटर। सो फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट होता है फोर्स का 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको 1 न्यूटन भी बोलते हैं। ओके, है ना? तो आपने देखा फोर्स इज F इजिकल टू ma, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है, और 1 न्यूटन बराबर होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो तो अभी मुझे आशा है कि आपको ये ठीक से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब इसी क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइए चलिए अब हम न्यूटन की थर्ड लॉ की और बात करते हैं। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ दिए थे, जैसे हमने ऑलरेडी 2 आपको पढ़ा दिए हैं। तो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ, और हमारी लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं ये 3 लॉ के में ही सिमटती हैं। दैट इज द रीजन दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव्स हेल्प अस टू डिफाइन फोर्स। उसने फोर्स डिफाइन करने में हमें मदद की कि फोर्स है क्या, व्हाट इज द फोर्स। ओके, सो न्यूटन हेल्प अस टू डिफाइन व्हाट इज द फोर्स, एंड सेकेंड लॉ हेल्प अस टू मेजर फोर्स। पहले हमने परिभाषित किया फोर्स को, और इसके बाद में हमने इसको मापा। फोर्स को कैसे मेजर किया? हमने मेजर किया 2 फार्मूला से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सॉरी, इधर दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ओके,
नाउ थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ ये कहता है कि फॉर एवरी एक्शन, जो भी आप एक्शन करते हैं उसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। सिंपल एग्जांपल, दीवार में एक अगर मारिए गए मुक्का तो आपको उतना तेज लगेगा, इसलिए नहीं कि दीवार आपसे नाराज है, बिकॉज दीवार एक फोर्स आपको रिस्पॉन्स बैक करता है, रिपल करता है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ कॉल्ड एवरी एक्शन। हर क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया होती है। ओके, सो हम बहुत बार मजाक से भी बोलते हैं कि हर क्रिया, जैसे देखिए अगर आप इसका एग्जाम्पल लीजिए, इसमें हमारे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी एग्जाम्पल है, जब आप खींचते हैं इस स्प्रिंग को, जितना स्ट्रांग होता है उतना ही गति से आपको इसको खींचना पड़ता है। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल इज योर रिकॉल ऑफ गन। जितना आप जब बंदूक से गोली मारते हैं तो ये धक्का आपको लगता है, रिकॉल लगता है, रिकॉल। ये धक्का कब लगेगा? जितना इस गति से बुलेट, जितने गति से बुलेट बाहर जाएगा उतना ही तेज धक्का आपको लगेगा। सो ये सब एग्जाम्पल है। एक आदमी है जो बोट से उतर रहा है, तो जैसे ही वो बोट से उतरता है, इसका पहला पैर आगे आता है, दूसरा पैर इसको पीछे पुश करता है बोट को, तो बोट ऑटोमेटिकली पीछे की ओर जाता है। ठीक उसी तरीके से वॉकिंग, स्विमिंग, जब हम स्विमिंग करते हैं अपने हाथ को आगे की ओर मारते हैं, तभी जाके हम पीछे की ओर पानी को धक्का देते हैं, तब हम आगे की ओर मूव करते हैं। तो हमने देखा ये 4 एग्जाम्पल, वॉकिंग, स्विमिंग, गन से रिकॉल और आदमी और बोट के एग्जाम्पल में, कि हर केस में अगर एक चीज आगे जाता है तो हमें दूसरा वो चीजों को पीछे धक्का मारता है। सो देर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से ये जरूरी है जानना कि फर्स्ट लॉ बेसिकली टॉक्स अबाउट द defined force, second law talks about the measurement of the force, and third law is talking about how the force is response back. Okay, so that is the third law of motion. Now third एक last topic है, तो according to the law of, ये जो कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एक होगा, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन बेसिकली थर्ड लॉ पे ही स्टैब्लिश है। वो कहता है कि when two or more bodies interact with another, the vector sum of total momentum remain constant. Okay, so जब दो बॉडी आपस में टकराती है तो जो टोटल मोमेंटम होता है वो बराबर ही होता है, वो कभी कांस्टेंट रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। बस आप इतना ही जानिए, ये इसकी डेरिवेशन है। ओके, और लेकिन उसकी एक ही कंडीशन है कि कोई एक्सटर्नल फोर्सेस में अनबैलेंस पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली बोलते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलिजन मतलब धक्का। सो अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक कार है और एक बस है, जब आपस में टकराती है तो इन दोनों के बीच में जो हमने बोला था कितना फोर्स होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, उसको मोमेंटम से मेजर करेंगे, P इज इक्वल टू m/v। सो इन दोनों का मोमेंटम आप टकराने के पहले लीजिए और उसको जोड़ दीजिए। ओके, एंड बाद में मोमेंटम के बाद में फिर दोनों का मोमेंटम जोड़िए, तो आप देखेंगे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। बस इतना ही आप समझिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ओके, एंड इसी के लिए ये सारे एग्जाम्पल लीनियर मोमेंटम एग्जाम्पल है। ठीक है, हमें आशा है कि आपको सारी चीज़ें ठीक से समझ आई होंगी, है ना। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, इसके साथ में हमारा एक बहुत बड़ा 2 चैप्टर आपस में सिंक्रोनाइजेशन में चलता है। ओके, तो हमने पढ़ा, सबसे पहले मोशन पढ़ा था, अगर याद होगा चैप्टर में। उसके बाद में हमने अलग तरह के मोशन पढ़े, फिर वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना।
और बाद में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स को कैसे होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने एक सीरीज में पढ़ा। तो ये 6 वीडियो है जो कॉन्सेप्ट, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ फोर्स के बारे में बेसिकली आपको समझाने का हमने प्रयास किया है संक्षिप्त शब्दों में। तो हमें आशा है कि आपको ये समझ आया होगा, और लगे रहिए और खूब मेहनत कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सफलता प्रदान हो, है ना, और अवश्य होगी। बोला था जैसे करत करत अभ्यास से जन्मति हो सुजान, रसरी यावत जात पे सिल पर परत निशान। तो असंभव कुछ भी नहीं है दोस्तों, लगे रहिए और सफलता जरूर मिलेगी। तो मैंने प्रयास किया है समझाने का। अब मैं इसका भी क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ, तो आप उसको भी देखिए और पिंग कीजिए, और हमें और बताइए कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस में, जनरल स्टडीज़ में और रीजनिंग में। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहिए, है ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग अस, प्रमोटिंग अस, है ना, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद हो और हम अच्छे से अच्छे हमारे टीचर्स हैं ग्रुप, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आए। जो चीज़ें आप बाहर में बहुत पैसे खर्च करके पढ़ते हैं, हम संक्षेप में सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।